आइए इस वीडियो में हम पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट कर रहे होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, ये इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वैसी वस्तुएं जो कि पूर्ति में पूरक हैं या स्थानापन्न हैं। हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब हुआ पूरक, एंड सब्स्टिट्यूट जो हुई स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट इन सप्लाई। ये थोड़ा डिफरेंट है, पहले भी हम कॉम्प्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने वो पढ़ाई की है मांग के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में। वहां पे हमने कहा था कि बटर जो है, मक्खन, ब्रेड का पूरक है, क्योंकि ब्रेड खाने का मजा मक्खन के होने से बढ़ जाता है। यानी मक्खन का जब मूल्य कम होता है तो हम ब्रेड ज्यादा खाते हैं, है ना। तो हमने वो मांग के कॉन्टेक्स्ट में, डिमांड के तत्वावधान में हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड सब्स्टिट्यूट गुड का अध्ययन किया था। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड पूर्ति में थोड़ा डिफरेंट है, ये कंफ्यूज होने वाली चीज होती है, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। हमारा ऐसा कन्वेंशन, हम ऐसा करते चले आए हैं कि अगर सिर्फ हम कॉम्प्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट की बात करें और हम ना पूर्ति बोलें ना मांग बोलें, तो हमें समझ जाना चाहिए कि मांग के बारे में बात हो रही है। और जब कभी भी हम पूरक एवं स्थानापन्न वस्तुओं की बात पूर्ति के संदर्भ में करेंगे तो पूर्तिका को जरूर ही मेंशन करेंगे। लाइक हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट इन सप्लाई। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, पूरक क्या है। तो हिंदी में लिखें, हम कहेंगे वस्तु X वस्तु Y की पूर्ति में पूरक है यदि Y का मूल्य बढ़ने से वस्तु X की पूर्ति की मात्रा हर मूल्य पर बढ़ जाती है। अगर इंग्लिश में इसी बात को कहें तो हम कह सकते हैं गुड X इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट इन सप्लाई टू गुड Y if an increase in the price of good Y leads to an increase in supply of good X। अच्छा, ये भी समझने की बात है कि अगर गुड X गुड Y की पूर्ति में पूरक है तो गुड Y भी गुड X की पूर्ति में पूरक होगी। ये जो है ना, एक दूसरे, अगर पहला दूसरे का है तो दूसरा भी पहले का पूरक होगा, ऐसा होता है। अब आइए हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हमने वहां पूरक की बात की थी कि पूरक वो वस्तु है जिसके प्रेजेंस से किसी चीज का मजा, किसी चीज से सेटिस्फैक्शन, किसी चीज की उपयोगिता बढ़ जाती है। लेकिन वो तो उपयोगिता की बात हम मांग में करते हैं, उपयोगिता की बात हो नहीं रही है। यहाँ पे हम समझेंगे कि वस्तु X वस्तु की Y की पूरक है कि वस्तु X बनाने से, अगर हम बना रहे हों तो वस्तु Y को बनाने में हमें सहूलियत होती है ना। तभी तो वस्तु Y का मूल्य बढ़ रहा है, तो हम वस्तु Y ज्यादा सप्लाई करेंगे मार्केट में, और अगर हम ज्यादा Y सप्लाई कर रहे हैं और तो उसके प्रेजेंस से
वस्तु X को सप्लाई करना आसान हो जाता है तो हम वस्तु X भी ज्यादा सप्लाई करने लगेंगे। ये पूरक की बात होती है। तो हम लोग दो तरह का उदाहरण लेंगे, बहुत ही साधारण इकोनॉमी से और बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस इकोनॉमी से। तो हम एक ऐसी इकोनॉमी लेते हैं जिसमें एक फार्मर है और उसके पास एक गाय है। गाय का वो दूध बेचता है और साथ में गाय का गोबर भी बेचता है ना। तो उसका मान लीजिए दूध का सप्लाई कुछ ऐसा है ना। ये दूध का हो गया, P मिल्क एंड क्वांटिटी मिल्क हो गया। और गोबर का भी हमारा कुछ ऐसा है ना। गोबर का काउ डंग हो गया, तो D से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ भी D से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि बाजार में दूध का मूल्य बढ़ गया, तो पहले अगर हमारे जो फार्मर थे वो अगर QM1 सप्लाई कर रहे थे तो ज्यादा मूल्य पे QM2 सप्लाई करेंगे। और चूंकि ज्यादा सप्लाई करने के लिए ज्यादा गाय चाहिए और गाय जब ज्यादा होगी तो गोबर भी ज्यादा होगा। तो चूंकि इसका मूल्य बढ़ गया तो ज्यादा गाय लेकर के आएंगे, तो ये जो काऊ डंग है, गोबर की जो पूर्ति है, वो भी बढ़ जाएगी हर एक मूल्य पे, है ना। ये आउटवर्ड बाहर की तरफ सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर PD1 में हम पहले QD1 सप्लाई कर रहे थे, सप्लाई बढ़ करके QD2 हो जाएगा और QD2 जो है सो QD1 से बड़ा होगा, है ना। सो ये चीज समझनी चाहिए। तो दूसरा जो उदाहरण लेते हैं उसमें है कि हम ये जानते हैं कि तांबा और सोना एक ही तरह के रॉक में पाया जाता है। सो अगर तांबा का मूल्य बढ़ गया तो लोग ज्यादा खुदाई करेंगे, माइनिंग करेंगे खनिज तांबा को निकालने के लिए, तो सोना को सप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर तांबा का मूल्य मार्केट में बढ़ रहा है तो सोना का सप्लाई हर मूल्य पे बढ़ जाएगा। सो ये एक दूसरा उदाहरण है। उसी तरह हम देखते हैं स्थानापन्न वस्तु जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स इन सप्लाई, है ना। इसको हम लोग कहेंगे स्थानापन्न वस्तु पूर्ति में। ठीक है, तो यहां पे हम डेफिनेशन ले लें। हमारा डेफिनेशन होगा वस्तु X वस्तु Y की पूर्ति में स्थानापन्न है यदि Y का मूल्य बढ़ने से वस्तु X की पूर्ति घट जाती है। अगर इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं गुड X is called a substitute in supply of good Y if an increase in the price of good Y leads to a decrease in supply of good X, है ना। यहां पर भी वही बातें होंगी। अगर गुड X गुड Y की सब्स्टिट्यूट है तो गुड Y गुड X की सब्स्टिट्यूट होगी। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। दो चीजें जिनको प्रोड्यूस करने में, जिनको सप्लाई करने में कोई कंपटीशन है,
तो दोनों एक दूसरे की स्थानापन्न हो जाएंगे। जैसे हम सिविलियन एयरक्राफ्ट हवाई जहाज को कहते हैं। सिविलियन मतलब जनता की सेवा के लिए, है ना, जो एयरक्राफ्ट यूज हो रहा हो। और दूसरा हम ले लेते हैं मिलिट्री, ये लड़ाई झगड़े में जो फाइटर पायलट्स होते हैं, फाइटर हवाई जहाज जो होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो हम दो तरह के एयरक्राफ्ट ले लेते हैं। तो अगर सिविलियन एयरक्राफ्ट का दाम बढ़ जाता है तो वो चाहेंगे कि वो सिविलियन एयरक्राफ्ट ही बनाएं, और उसी जगह पे मिलिट्री एयरक्राफ्ट बन रही होती है, तो उनकी इच्छा मिलिट्री एयरक्राफ्ट सप्लाई करने की कम हो जाएगी। आइए अब हम कुछ और कारणों को देखते हैं, कारकों को देखते हैं जो कि पूर्ति को प्रभावित करती हैं। बट इसे करने से पहले एक बार हम फिर रिटर्न होंगे कि हम पूर्ति का वक्र कैसे प्राप्त करते हैं। उस पे कुछ बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि वो आप बार बार सुनेंगे, 3-4 बार तो सुनेंगे ही, जब तक याद ना हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होगा कि हमने बातें की थी कि कोई भी सप्लायर जो है, उत्पादन करता है, वो प्रयास करेगा अधिकतमीकरण करने की अपने प्रॉफिट का, है ना। और उसके लिए हमने लिखा था P, जो कि लागत होगा, जो कि मार्केट में मूल्य होगा एक यूनिट बिकने का, और Q जो है ये मात्रा बता रहा है, पूर्ति की मात्रा, और Q को सप्लाई करने के लिए ये लागत आ रहा है C ऑफ Q। और हमने कहा था कि इससे हमने प्राप्त किया था P इज इक्वल टू MC ऑफ Q, और ये जो था सो सीमांत लागत था, है ना। और इससे हमने कहा था कि दो तरह से ये ना, इसको कर्व हम लोग ड्रॉ कर देंगे, P y एक्सिस पे और Q x एक्सिस पे, और हम ये ड्रॉ कर देंगे। और हमने दो तरह की रीडिंग की थी, एक कि अगर प्राइस P नॉट है तो कितना ये पूर्ति करता, अगर एक की बात हो रही है, एक पूर्ति की बात हो रही है, तो पूर्ति करता, और सभी पूर्तिकर्ताओं की बात हो रही है तो मार्केट की बात हो रही है। मार्केट में अगर P नॉट प्राइस है तो सब मिलकर कितनी मात्रा सप्लाई करने को तैयार है, Q नॉट। ये हमें पता चलता है, जो कि यहाँ से इस इक्वेशन से निकाला जाता है। दूसरा ये है कि अगर Q नॉट मार्केट में सप्लाई हो रहा है, दूसरा कलर ले लें, Q नॉट सप्लाई हो रहा है, तो लास्ट यूनिट जो सप्लाई हो रहा है उसकी सीमांत लागत P नॉट है। तो इससे हमने प्राप्त किया था। और अब हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो कि पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए बड़ा अच्छा होगा कि हम ये ध्यान दें कि ये PQ माइनस CQ कैसे प्रभावित होता है, क्योंकि इसी से तो हम लोग पूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। इसी को तो कोई भी पूर्तिकर्ता मैक्सिमाइज कर रहा है, अधिकतमीकरण कर रहा है। तो जो चीज इसको प्रभावित करेंगी, इसके अधिकतमीकरण को प्रभावित करेंगी, वही फैक्टर्स जो है सो पूर्ति को प्रभावित करेंगी। तो देखें क्या है, Q तो पूर्ति की मात्रा है, अगर P प्रभावित हो रहा है यानी P बदल रहा है तो क्या होगा, P के बदलने से पूर्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पूर्ति जो है वो P एंड Q का कॉम्बिनेशन है। अगर हम टेबुलर फॉर्म में दे दें तो पूर्ति तालिका बन जाएगी, किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। सो P के बदलने से क्या होगा, हम इसी पूर्ति कर्व पे बने रहेंगे, हमारा इसी पूर्ति कर्व पे संचलन होगा, है ना। पूर्ति कर्व बदलेगा नहीं अगर P बदल रहा है तो। लेकिन अगर जो कुछ भी ये C ऑफ Q को प्रभावित कर रहा है, वो जो कारक होंगे वो पूर्ति कर्व को बदल देंगे। तो आइए हम सोचते हैं कि C ऑफ Q के उत्पादन की जो लागत है वो कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक हमने पहले ही बात कर ली, पूरक और स्थानापन्न वस्तु जो कि पूर्ति में है उससे अफेक्टेड हो रहा है। अब हम सीधे देखें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो C ऑफ Q को प्रभावित कर रहे हैं, C ऑफ Q को बदल रहे हैं।
सो पहला हम लोग ले सकते हैं कि चेंज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट गुड्स, है ना। उत्पादन में सम्मिलित जो भी वस्तुएं हैं, उत्पादन में सम्मिलित वस्तुएं जो हैं, इनपुट गुड्स हैं, उनके मूल्य में अगर परिवर्तन हो रहा है तो सी ऑफ क्यू चेंज हो जाएगा, लागत बदल जाएगी। और अगर लागत बदल जाएगी तो हमारी इच्छा, हमारी विलिंगनेस जो है सप्लाई करने की, वो बदल जाएगी। जैसे हमने काउ इकोनॉमी की बात की थी, दूध की अगर बात करते हैं, दूध की सप्लाई अगर हमें ऐसे दी गई है और अगर चारा, फॉडर जो कि गाय को खिलाया जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हमें 1 यूनिट दूध प्रोड्यूस करने का भी प्राइस बढ़ जाएगा और इसकी वजह से उस सेम प्राइस पे अब हम कम दूध सप्लाई करना चाहेंगे। तो अगर इनपुट गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं चूंकि, तो अब हम कम सप्लाई करना चाहेंगे, तो इनपुट गुड जो है, ये जो है पूर्ति को अंदर की तरफ शिफ्ट कर देगा। अगर इनपुट का प्राइस बढ़ता है, पीआई इंक्रीजेस, तब पूर्ति जो है अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना। इस बात को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। सो ये पूर्ति वक्र में बदलाव ला देता है। उसी तरह से अगर इनपुट गुड के प्राइस में कमी हो जाती है तो भाई हमारा खर्च कम हो रहा है, हम उसी मूल्य पे ज़्यादा सप्लाई करने, ज़्यादा मात्रा सप्लाई करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर पीआई कम हो जाता है तो सप्लाई कर्व जो है, पूर्ति कर्व जो है, वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अगर इनपुट प्राइस कम होता है। और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सी ऑफ क्यू को प्रभावित कर सकते हैं? अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है ना, अगर तकनीक जो यूज हो रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, तकनीक में बदलाव, हमें कुछ ऐसी टेक्निक की पता चलती है जिससे प्रोड्यूस करना आसान हो जाता है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो हम उसी प्राइस पे और ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास नई तकनीक है और नई तकनीक से हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अगर तकनीक में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तकनीक में अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो हमारा विलिंगनेस ऑफ सप्लाई, पूर्ति करने का हमारा मन, विलिंगनेस जो है वो बढ़ जाता है और उसमें क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसमें पूर्ति में बदलाव हो रहा है। इकोनॉमिक्स में टेक्नोलॉजी थोड़ी दूसरे तरीके से उपयोग होता है। टेक्नोलॉजी हम उसको कहते हैं कि कितने इनपुट को लेकर के हम कितना आउटपुट पा लेते हैं, है ना। तो अगर थोड़े इनपुट में हम ज़्यादा आउटपुट पा लेंगे तो हम कम प्राइस पे ही ज़्यादा चीज़ें देने को तैयार हो जाएंगे। उसी तरह अगर वार हो, लड़ाई हो और हमारा मशीनरी वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए, हमारा फैक्ट्री टूट जाए, तो हमारा विलिंगनेस ऑफ सप्लाई कम हो जाएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा सप्लाई कम हो जाएगा, इस तरह से हमारा सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया तकनीक में बदलाव। तीसरी बात जो है, अगर भविष्य के संभावनाओं में परिवर्तन हो जाता है, चेंज इन एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य के संभावना में परिवर्तन। जैसे हम एक उदाहरण लें, एक आदमी पेट्रोल पंप का मालिक है, पेट्रोल की सप्लाई करता है, वो प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा है, कहीं से खरीद कर बेच रहा है। अगर उसे लगता है कि सरकार पेट्रोल का दाम कल को बढ़ा देगी तो उसके पास इंसेंटिव है, वो चाहेगा कि अभी पेट्रोल बेचना बंद कर दे और कल बेचे, ज़्यादा बढ़े प्राइस पे। तो अगर संभावना है इसी वस्तु का मूल्य बढ़ने का फ्यूचर में, तो आपका अभी सप्लाई करने का विलिंगनेस कम हो जाता है। तो भविष्य से भी जो है ना सप्लाई प्रभावित होती है। इस केस में हम देख रहे हैं कि सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा।
उसी तरह अगर पेट्रोल पंप के मालिक को लगता है कि सरकार कल पेट्रोल का दाम घटा देगी तो अभी जल्दी जल्दी बेचना चाहेगा, उसे लगता है 10 रुपये घटा देगी तो 2 रुपये ही कम करके अभी ही जल्दी बेच देना चाहेगा, तो उसकी विलिंगनेस ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगी और पूर्ति वक्र में बदलाव आ जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो भविष्य के संभावनाओं में परिवर्तन से भी पूर्ति प्रभावित होती है। ये सब जो फैक्टर्स देख रहे थे, ये फैक्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअल सप्लाई को एज वेल एज मार्केट सप्लाई को दोनों को प्रभावित करते हैं। अब हम एक ऐसे फैक्टर को देखें जो कि सिर्फ मार्केट सप्लाई को अफेक्टेड करती है और व्यक्तिगत सप्लाई को प्रभावित नहीं करती है। ये है कि अ चेंज इन नंबर ऑफ सप्लायर। पहले 2 लोग बेचने को तैयार थे, अब वही चीज 3 लोग बेचना चाहते हैं। तो अगर 3 लोग बेचना चाहेंगे तो निश्चय ही पूर्ति बढ़ जाएगी। एक एग्जाम्पल ले ले, हमारा रिवाइज भी हो जाएगा कि कैसे ऐड करना है। ये जो है एक व्यक्ति विशेष की पूर्ति है, कहिए P इज इक्वल टू Q, मतलब जितना प्राइस है, 5 रुपया प्राइस है तो 5 यूनिट बेचना चाहता है, 6 रुपया प्राइस है तो 6 यूनिट बेचना चाहता है, और ऐसे ऐसे 2 लोग हैं मार्केट में। तो हर आदमी का सप्लाई का ये इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा, मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, अगर ये QI है जहां I इज इक्वल टू 1 and 2 है, मतलब एक आदमी जितना बेचना चाहता है, तो अगर मार्केट की सप्लाई जो है सो Q1 प्लस Q2 हो जाएगी, है कि नहीं। और इफ Q1 प्लस Q2 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2P। तो हम कह सकते हैं कि Q जो है सो 2P हो गया और यहाँ से P जो है Q/2 हो गया। इसी चीज को हम एक तालिका के भी माध्यम से देख लेते हैं। P अगर 0 है तो Q1 भी 0 होगा, Q2 भी 0 होगा एंड Q1 प्लस Q2 भी 0 हो जाएगा। उसी तरह 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ भी 1 2 3 हो जाएगा और यहाँ डबल हो जाएगा 2 4 6। तो क्या हो रहा है कि अगर हम ले लें यहाँ 1 2 3, यहाँ भी ले लें 1 2 3, तो अगर सिर्फ एक सप्लायर है तो यहाँ सप्लाई हो रहा है, 0 सप्लायर है तो ये सप्लाई हो रहा है, ये सप्लाई हो रहा है और 3 पे यहाँ आ रहा है। हमें कुछ ऐसा डिमांड, ऐसा सप्लाई मिल रहा है, सॉरी एक व्यक्ति का ऐसा सप्लाई मिल रहा है। मार्केट का क्या होगा, मार्केट का 1 पे 2 हो जा रहा है। प्राइस अगर 1 है, सॉरी अगर प्राइस जो है 1, दूसरे कलर में ले लेते हैं, प्राइस अगर यहाँ पे 1 है तो ये मार्केट में 2 सप्लाई हो रहा है अगर सप्लायर का नंबर बढ़ गया तो। उसी तरह अगर ये 2 प्राइस है तो यहाँ पे 4 सप्लाई हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सप्लाई कर्व जो है बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। यही चीज हमें यहाँ भी मिलती है। इक्वेशन पहले स्लोप जो है पी क्यू, पहले स्लोप 1 है, इसको ग्रीन कलर से लें ज़्यादा अच्छा होगा। एक व्यक्ति का जो है ऐसा है, और अगर 2 व्यक्ति आ गए यहाँ पे P इज इक्वल टू क्यू है, अगर 2 व्यक्ति आ गए तो P इज इक्वल टू 2Q हो गया, बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से, नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं है कि जनसंख्या बढ़ने से, बट नंबर ऑफ सप्लायर, पूर्तिकर्ताओं के नंबर बढ़ने से हम देखते हैं कि सप्लाई कर बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को प्रभावित करते हैं। अब हम अगले वीडियो में बाजार के संतुलन को समझेंगे।